हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार सचिवालय सहायक के लिए आज जो है कि इतिहास का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। और देखिए, आप सभी के लिए स्पेशल जो है कि एक ई बुक लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट को मेंशन किया गया, आप सभी देख सकते हैं बगल में फ्लश कर रहा है। सिर्फ स्पेशल बिहार एसएससी सीजीएल के लिए तैयार किया गया। आप सभी जरूर डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए, काफी आपको स्कोर करने में मदद करेगा। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस में करंट अफेयर और बिहार जीके देखने के लिए मिलेंगे। सारे टॉप लेवल का प्रश्न इसमें मेंशन किया गया है। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए, आप सभी पढ़ना शुरू कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी फ्रेंड। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी, क्योंकि सारे टॉप लेवल का प्रश्न है। तो फिर आप सबको पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कहां? बिहार चंपारण जिले में किया गया था। तो ये अवगत जो कराया गया था, तो याद रखिएगा आप सभी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में अवगत कराया गया था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, लखनऊ अधिवेशन 1916 इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो ए राइट आंसर है। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन जो किया था वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। तो यहां से आप सभी याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो ये चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि करमचंद गांधी कहां के दीवाने थे। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उपयुक्त में से सभी सत्य होंगे इसका। पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवाने थे करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि चोल साम्राज्य का अंत किसने समाप्त किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मलिक काफूर के द्वारा यह समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फिर याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, इससे पहले जो कि आपको बिहार जीके का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि सचिवालय सहायक के लिए स्पेशल है। आप सभी इसे जरूर कवर कर लीजिएगा, काफी आपको मदद करेगा पेपर में। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, अभी बिहार एसएससी सीजीएल का जो कोर्स है उस पे अभी ऑफर चल रहा है। बहुत ही आपको डिस्काउंट दिया गया है। जो कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा दिन के लिए ये ऑफर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, युवा शक्ति जीके को सर्च करके, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कीजिए, नाम को मेंशन कीजिए, उसके बाद आप सभी कोर्स को ज्वाइन कीजिए आप सभी, क्योंकि वहां आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। हर सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, चाहे वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग प्लस में हैंडराइटिंग नोट्स आपको दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ई बुक है हर सब्जेक्ट का, वो ई बुक आपको वहां दिया जा रहा है। मिनिमम फी में आपको सारा चीज प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। तो आप सभी कोर्स में जरूर शामिल होइए फ्रेंड। और डायरेक्ट जो है कि आप सभी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ऐप का, वहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा जो कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं एप्लीकेशन का लिंक, तो वहां से आप सभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी सिलेक्शन चाहते हैं तो आप सभी कोर्स में जरूर शामिल होइए, क्योंकि टू द पॉइंट आपको सारा चीज वहां दिया जाएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावताम का लेखक था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कंबन इसके लेखक थे। फिर याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। चलिए बताएंगे, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी।
सत्य क्या है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं मौजूद है। तो याद रखिएगा आप सभी, बराबर पहाड़ी पर कुल कितने गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है कि 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो 3 गुफाओं के दीवार पे किसका अभिलेख है? तो अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। उसके बाद देखिए ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को समर्पित होने का उल्लेख करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये बिल्कुल गलत है। बाकी बात तीनों ऑप्शन क्या आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दीवाने ए रियासत। ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, दीवाने ए रियासत जो है फ्रेंड ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था फ्रेंड। बाकी बात जो है कि दीवाने ए मुश्ताक राज ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसके बाद जो है कि दीवाने ए अमर कोही मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक से संबंधित है। ये सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे संसार दुखपूर्ण है। ये जो है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में क्या था? मुख्य साम्य था। यानी कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन काल में ये माना गया था कि संसार क्या है? दुखपूर्ण है, यानी कि दुख से भरा हुआ है संसार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो देखिए एकता व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी फ्रेंड, ये किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश कौन थे? तो ये जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद या गुलाम कह लीजिए वो थे। ध्यान रखिएगा, इसी के द्वारा एकता व्यवस्था शुरू की गई थी। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसी ने कुतुब मीनार की नींव को पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जबकि पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। याद रखिएगा आप सभी। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। या फिर आपसे क्वेश्चन एक याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ते हैं। प्रथम देश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में पड़ता है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक उपदेश की बात करें तो वो श्रावस्ती में दिया था। तो ये 3-4 फैक्ट को आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुसलमान गाना वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सितार को माना जाता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए जो भी ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं जरूर डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए आप सभी, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये ई बुक जो कि कोर्स में शामिल रहेगा, तो जो कोर्स में ज्वाइन करने वाले हैं वो इस ई बुक को नहीं खरीदिएगा, क्योंकि वहां आपको मिल जाएंगे। और जो सिर्फ पर्सनली ई बुक को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अकबर के समय में सर थॉमस रो भारत आया हुआ था, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ध्यान रखिएगा, सर थॉमस रो भारत जो आया हुआ था वो जहांगीर के समय में आया हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी, जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस प्लस में सर थॉमस रो आया हुआ था। उसके बाद शाहजहां के समय में टेब विनियर आया हुआ था। उसके बाद औरंगजेब के समय में मनुची आया हुआ था। तो ये सभी सत्य है। सत्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कि अकबर के समय में सर थॉमस रो आया था। तो याद रखिएगा, सर थॉमस रो जो आया हुआ था वो किसके समय में आया हुआ था? जहांगीर के समय में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि? तो देखिए इसका इस्लामी नहीं मानने का कारण क्या था? यहां अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसी कारण से जो है कि बर्नी के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तविक में इस्लामी शासक नहीं माना गया था। ध्यान रखिएगा, शासन नहीं माना गया था। क्वेश्चन क्लियर है? हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फ्रेंड?
तो देखिए सुमेलित नहीं है कि अब्दुल रज्जाक जो है ये तुर्की का था, ये बिल्कुल गलत है। अब्दुल रज्जाक कहाँ का है? लाहौर पाकिस्तान का है, याद रखिएगा आप सभी। इब्न बतूता ये मोरक्को की थी, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद जो कि मार्को पोलो इटली का निवासी था। नूनी जोफिन ये पुर्तगाल का रहने वाला था। तो सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? लाहौर का था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो सी राइट आंसर है राणा कुंभा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो देखिए अबुल फजल की जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड, ये हुआ था शाहजादा सलीम के कारण हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो यह किया गया था माइकल मसूदन दत्त को। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो देखिए गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की जो रचना की थी वो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। तो याद रखिएगा आप सभी, लोदी वंश से संबंधित है सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। उसके बाद जो कि मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था किसने? बाबर ने पराजित किया था। और उसके बाद 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने। उसके बाद क्या किया? मुगल वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। अगला क्वेश्चन है गंधार कला शैली संश्लेषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे भारतीयता यूनानी कला का है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, भारतीयता यूनानी कला का है। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वे थे? तो इसका नाम है बीजापुर एवं गोलकुंडा है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था तो उसका नाम क्या है? बीजापुर और गोलकुंडा है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है? कौन था? बीजापुर और गोलकुंडा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कहां पे? मुंबई अधिवेशन में। तो याद रखिएगा कांग्रेस का जो मुंबई अधिवेशन हुआ था उसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो को प्रस्ताव क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था कि भारत छोड़ो। किससे कहा गया था? अंग्रेजों से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो देखिए भारी औद्योगिकीकरण का पक्षधर नेहरू था पर गांधी जी क्या था? इसका विरोधी था। ध्यान रखिएगा, विरोधी यानी कि इसका विरोध कर रहा था कौन? गांधी जी। पक्षधर कौन थे? नेहरू थे इसके पक्ष में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। तो ये एक अमेरिकी पत्रकार था। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कुरल को दी गई है फ्रेंड। देखिए कुरल को जो है ये क्या है? ये एक तमिल ग्रंथ है जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शाह मोहम्मद गौस ने जो है फ्रेंड कृष्ण को क्या माना है? औलिया माना है, जो कि एक सूफी संत था। कौन? शाह मोहम्मद गौस। अगला क्वेश्चन ये है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। देखिए मोहम्मद शाह जो है फ्रेंड ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था। याद रखिएगा आप सभी, अगर अंतिम मुगल बादशाह की बात किया जाए तो वो बहादुर शाह जफर था। प्रथम मुगल बादशाह बाबर हो जाएंगे और सबसे अंतिम की बात किया जाए तो वो बहादुर शाह जफर होंगे, जिसे हम सभी बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? सी राइट आंसर है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है वो फारसी भाषा में लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन काल का समय
से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो सी राइट आंसर रहेंगे, एक युद्ध में अपने भतीजे से पराजित हुआ था। तो मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत होने का कारण क्या था कि एक युद्ध में वो अपने भतीजे से पराजित हुआ था। सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे कि जहांगीर ने बल्ख खां का युद्ध किया था, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सही क्या है? बाबर के द्वारा खानवा का युद्ध किया गया था, हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध किया गया था, अकबर के द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध किया गया था। तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चार वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जादुई माया का जो वैद कहा जाता है वो अथर्ववेद को कहा जाता है, जो कि सबसे अंतिम वैद है। सामवेद को हम सभी ये संगीत का वैद कहते हैं और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेदों में से एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्ध का नीति अनुसार सही क्रम क्या है? तो देखिए हुमायूं द्वारा लड़ा गया चार युद्धों में से सही जो क्रम है, पहला देवड़ा का युद्ध था, उसके बाद चौसा, तब कन्नौज, तब सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। हुमायूं कौन था? तो बाबर का पुत्र था। हुमायूं का पुत्र कौन हुआ था? अकबर हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। हुमायूं को ही शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये इस समय जो है वो ताराबाई के हाथों में था, ध्यान रखिएगा, मराठा का नेतृत्व। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो ये कराया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए शेरशाह सूरी जो थे ये सूर वंश से संबंधित थे और जो कि बिहार का शासक माना जाता था। इसने क्या किया था? मुगल वंश में घुसा था, ध्यान रखिएगा, जो कि हुमायूं को पराजित किया था और वहां से क्या हुआ, मुगल वंश की समाप्ति हो गया था और सूरी वंश का शासन चला था, कुछ दिन चला। उसके बाद जो है कि फिर से सूरी वंश का शासन खत्म हुआ और फिर से मुगल वंश का शासन शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और शेरशाह सूरी के द्वारा ही ग्रांड ट्रक रोड का मुरम्मत भी करवाया गया था या तो बनवाया गया था, ये माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अलाउद्दीन खिलजी से। तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया ने किससे भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था, जो कि खिलजी वंश का सबसे क्रूर शासक में से एक था, सबसे शक्तिशाली शासक था ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? आप सबको बताओगे कौटिल्य जिसे हम श्री विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, इसकी कूटनीतियों के कारण जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत बना दिया था, घनानंद को पराजित करके। मगध की गद्दी पर से उखाड़ के फेंका घनानंद को, उसके बाद जो है कि अखंड भारत की स्थापना की थी, जिसे मौर्य डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य वंश के नाम से। तो याद रखिएगा आप सभी, उस समय जो है कि कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय का था। तो विष्णुगुप्त चाणक्य जो है वो उस समय के प्रधानाचार्य हुआ करता था तक्षशिला विश्वविद्यालय का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल में बनाई गई है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। पहले का अर्थशास्त्र और अभी के अर्थशास्त्र में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा। पहले जो अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा वो राजनीतिक की नीतियों से संबंधित था, याद रखिएगा आप सभी। किससे संबंधित था? राजनीतिक की नीतियों से संबंधित था, यानी पॉलिटिक कह सकते हैं हम सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये जो बनाया गया था लकड़ियों
के द्वारा बनाया गया था, तो यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर है लकड़ियों का बना था। अगला क्वेश्चन है बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये कराया गया था रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो कराया गया था किसके द्वारा कराया गया था? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो कुषाण वंश की सीमाएं जो है फ्रेंड वो क्या था? भारत की बाहर तक फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रॉलेक एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? आपको बताऊंगे रॉलेक एक्ट जो 1919 में पारित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सीमित करना। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। तो इसका ये लक्ष्य था जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सीमित करना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया गया था। तो यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1858 की साम्राज्य की घोषणा के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी 1858 साम्राज्य की घोषणा के द्वारा क्या अधिकार किया गया था? तो दूसरे अधिकारी को गोद लेने का अधिकार स्थापित किया गया था। दूसरे उत्तराधिकारी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। तो देखिए ये जो जुड़ा हुआ है फ्रेंड हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ है मध्यपाषाण काल से हुआ है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल निकले हैं कहां से? तो ये निकला है दैमाबाद से। याद रखिएगा आप सभी, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। अगला क्वेश्चन है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो देखिए ये कहा जाता है अगस्त्य के बारे में। अगस्त्य के बारे में ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो बी राइट आंसर है हाजी बेगम ने। देखिए फ्रेंड हाजी बेगम ने अपने पति के लिए क्या किया था? मकबरे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है अनवर ए सुहाय इली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पंचतंत्र का अनुवाद है। याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो ये जो उल्लेखित मिलता है फ्रेंड वो किस में मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी जो कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। याद रखिएगा आप सभी, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। तो इसी के पुस्तक में उल्लेखित मिलता है कि भारत में दास्तां नहीं थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को है। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित कथनों में से कौन 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो देखिए 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी कि उन्होंने प्रयागराज के तीर्थराज नाम दिया था। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। किसके बारे में? शंकराचार्य के बारे में। सही क्या है कि उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। सत्य है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। बिल्कुल सत्य है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। ये बिल्कुल सत्य है। तो सत्य क्या क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर डी। गलत क्या है कि उन्होंने प्रयागराज को तीर्थ राज नाम दिया था। ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मौर्य काल में सीता तात्पर्य है? तो सी राइट आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। ध्यान रखिएगा मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
तो बी राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो फ्रेंड ये बंगाल का प्रथम क्या था, गवर्नर जनरल था। अगर गवर्नर की बात किया जाए तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, पर गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो ये वॉरेन हेस्टिंग था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, गवर्नर जनरल की पद को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बी राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स ही होंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि इनमें से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? देखिए द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, पर समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो अभी बताया आपको कि द्वैत शासन का जनक जो माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को या रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसी के द्वारा शुरू किया गया था द्वैत शासन। अगला क्वेश्चन है 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? तो ये हुआ था अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में। तो याद रखिएगा फ्रेंड 1802 की बेसिन संधि पर हस्ताक्षर जो किए गए थे वो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका नाम है पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को क्या क्या स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि को किसके काल में कार्यान्वित किया गया? तो यह किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पे स्वीकार कर लीजिएगा, सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था तो ये नहीं किया था इंदौर के होलकर ने। ऑप्शन में बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? चलिए आपसे 63 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कीजिएगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो बी राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो देखिए कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को प्रशासन में जो लिया था वो किसके द्वारा लिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लिया गया था। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ठगों के दमन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? देखिए ठगों के दमन से संबंधित है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका बी राइट आंसर है कैप्टन सलीमेन होंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो ये लगाई गई थी विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 में। 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस वर्ष बंगाल से दांतों के निर्यात को रोक दिया गया? तो ये रोका गया था 1789 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप सभी। बंगाल से जो है कि दांतों के निर्यात को रोका गया था 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे कुशासन के कारण जो है कि अवध को अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो याद रखिएगा आप सभी लॉर्ड डलहौजी के ही द्वारा 1853 में पहली बार रेल चलाया गया था, रेल लाइन बिछवाया गया था मुंबई से थाने के बीच में।
जो कि 34 किलोमीटर की लाइन थी, और इसी ने डाक व्यवस्था भी प्रचलित किया था और पहली बार बिजली का तार भी इसी ने बिछवाया था। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ब्रिटिश सम्राट की नीति। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सम्राट की नीति था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। तो देखिए ये जो अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। तो यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर है। इसी के समय में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। इसी के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम जो है फ्रेंड उस समय का कौन था? अवध का रेजिडेंट था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय में बिछवाई गई थी? तो अभी आपको बताए थे लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया गया था पहली बार रेल यात्रा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार हुआ। तो यह विस्तार जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अंतिम रूप से सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड डलहौजी के ही समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो यह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1818 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो देखिए 1 नवंबर 1818 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में, उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा आप सभी बी राइट आंसर है। देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड ये भारत का पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिएगा आप सभी, यह वायसराय पहला कब बना था? 1858 में बना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? सी राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1818 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में सुनाया था। ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो देखिए दास प्रथा को जो समाप्त किया गया था वो लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा समाप्त किया गया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा फ्रेंड दास प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में देंगे लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड उच्चतम निष्कर्षता से संबंधित है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। सही क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि स्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी वेबगत का सिद्धांत से संबंधित है, यह भी सत्य है। सत्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1888 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी? सी राइट आंसर है लॉर्ड मियो के कार्यकाल में की गई थी। लॉर्ड मियो के शासनकाल में पहली बार जनगणना की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। और नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में जो जनगणना की गई थी वो 1872 में किया गया था, पर नियमित रूप से जनगणना जो हुआ था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1881 में। और भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ?
51 में हुआ था भारत में पहली बार जनगणना। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये क्या गया था? लॉर्ड मियो की हत्या। ध्यान रखिएगा आप सभी, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वो भ्रमण करने गए थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा लॉर्ड मियो की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला पहला गवर्नर जनरल था? तो इसका नाम है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, लॉर्ड लिटन था। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद कर लीजिएगा, यह किससे संबंधित है? सी राइट आंसर है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाया जाने से संबंधित है इल्बर्ट बिल विवाद। ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यह बने कि किसी पद अवधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? तो यह किया गया है लॉर्ड रिपन के समय में। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि किसी पद अवधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। अगला है कि निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को ही। ध्यान रखिएगा आप सभी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अभी बताएं कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड लिटन को माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है, रिपन होंगे। तो रिपन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। और बाकी बात जो है कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है, राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से हैं और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी फ्रेंड? तो यह किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बने कि प्राचीन स्मारन संरक्षण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो यह क्या गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी? बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था। तो मंगल पांडे जो था वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, ध्यान रखिएगा, जो कि इसकी घटना कहां हुआ था? बैरकपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था? तो यह किताब दिया गया था बख्त खान को। ध्यान रखिएगा आप सभी, शाह ए आलम बहादुर का किताब बख्त खान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लॉर्ड मिंटो ने किया था फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। तो ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो डी राइट आंसर है लॉर्ड रीडिंग। फ्रेंड, लॉर्ड रीडिंग जो है ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सी राइट आंसर है वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित है, यह बिल्कुल गलत है। यह किससे संबंधित है? लॉर्ड लिटन से संबंधित है।
तो याद रखिएगा आप सभी किससे संबंधित है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन से। बाकी बात पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये डलहौजी से संबंधित है। एल्बर्ट बिल रिपन से संबंधित है। तो सही क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है, ये लीटन से संबंधित है। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में हम सभी इतिहास हिस्ट्री का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। आज की ये क्लास के सिलेबस को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए अपने वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। और जो कोर्स से शामिल नहीं हुए, ज्वाइन नहीं किए, जरूर कीजिए, काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि टू द पॉइंट सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाएगा, प्लस में हर सब्जेक्ट का ई बुक आपको वहाँ मिल रहे हैं, प्लस में जो क्लास का PDF है वो PDF दिया जाएगा। चैप्टर वाइज आपको क्लास करवाया जाएगा, प्रैक्टिस शीट आपको दिया जाएगा, प्लस में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारा पैकेज आपको दिया जा रहा है मिनिमम फी में दिया जा रहा है। तो जाइए, अभी ऑफर है, ऑफर बहुत ही कम समय के लिए बचा हुआ है, क्योंकि फिर प्राइस इसका बढ़ने वाला है। तो फटाक से आप सभी कोर्स में शामिल हो जाइए, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फुल पैकेज है जो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी आपको मदद करने वाला है। तो आप सभी जरूर कोर्स में शामिल होइए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सभी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। अन्यथा आप सभी प्ले स्टोर पर से युवा शक्ति जी की क्विज सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं पर्सनली, वे सभी डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो कोर्स में शामिल होइएगा वो ई बुक को डाउनलोड नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोर्स में ई बुक आपको मिल जाएंगे सारा। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।